बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एल के ट्यूटर। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल को आप लोग देखते भी होंगे। और जो लोग देख रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग रिस्पॉन्स जो कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच। और जो लोग न्यू हैं तो उनके लिए है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे रिलेटेड टू योर बायोलॉजिकल साइंसेस सब्जेक्ट्स। टुडे आई एम हियर with a new topic, that is genetics and the history of genetics and ethical rules are issues in the genetics study. So to move toward these topics, first of all we have to know about what is the genetic. Genetic is the basically study of heredity and variations of inherited characteristics is called genetic. लाइक वी से डेट अगर हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारे पास कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन होती है और उसके अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, उसके पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री पे अगर हम जाएं तो ये जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द जेनेटिक्स, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री पे जाते हैं तो हिस्ट्री पे हम लोग देखते हैं कि एक आता है क्लासिकल एरा, एक आता है मॉडर्न एरा, ठीक है। क्लासिकल एरा की अगर हम बात करें, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हैव बीन पास्ट, ठीक है, जो कि पास हो चुका है, लेकिन उसमें हमारे पास साइंटिस्ट जो आए थे जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर काम किया था, आर पैथागोरस, एरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स एंड एपिक्यूरस. These are the four scientists that work in the classical era on genetics. Now we move toward the modern genetics. Modern genetic is basically on the Gregor John Mendel. Gregor or Gregor John Mendel मीन्स के जो हमारे पास मॉडर्न जेनेटिक्स है वो मेंडल की वर्क से स्टार्ट होता है, ठीक है। जॉर्ज मेंडल ने हमारे पास क्या किया था, इधर से मॉडर्न जेनेटिक्स का स्टार्ट लिया था। और वो कैसे स्टार्ट लिया था, 1866 में हमारे पास क्या हुआ था, मेंडल वर्क ऑन द पी प्लांट के ऊपर उसने काम किया था। थ्योरी ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस दी थी साथ में, ठीक है। पी प्लांट मतलब उसने एक मटर का पौधा लिया था, ठीक है, पी प्लांट, और उसके ऊपर उसने जेनेटिक्स की थिंग्स अप्लाई की थी, उसको ग्रो करवाया, उसकी ब्रीडिंग करवाई। उसके बाद उसने देखा उसकी कौन कौन से करेक्टर्स की ट्रांसमिशन हो रही है और कौन कौन से करेक्टर्स में वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है। सो इन 1866 मेंडल वर्क ऑन द पी प्लांट एंड प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इन 1900 रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल जेनेटिक्स, ठीक है। फिर कुछ अरसा इसने काम छोड़ दिया, ठीक है, बीच में से मेंडल ने, और उसके काम को रीडिस्कवर किसने किया, बाय टू साइंटिस्ट, कार्ल कोरेंस एंड ह्यूगो डी वराइस। दीज आर द टू साइंटिस्ट दैट रीडिस्कवर द वर्क ऑफ मेंडेलियन, ठीक है। तो मेंडल का जितना भी वर्क हो चुका था फिलहाल तक, जो कि थ्योरी ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस था और पी प्लांट के ऊपर जितना वर्क हुआ था, उसको रीडिस्कवर किसने किया था, दो साइंटिस्ट, दैट इज कार्ल कोएन and Hugo D. Rice. If we move toward 1940 to 1950 century, we can see that there is a DNA structure in the human, bacteria and viruses, ठीक है। 1940 और 50 का जो एरा था, ठीक है, इसमें हमारे पास डीएनए स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया गया था कि ह्यूमन के अंदर वो कैसा है, बैक्टीरिया और वायरस के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। और ये किसने किया था ये काम, जेम्स वेटसन, फ्रांस क्रिक, कॉलिन मैकलॉयड एंड इरविन शेगोव ने किया था, ठीक है। ये फोर ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके ऊपर काम किया था, डीएनए स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। अब जिस वक्त हम 1950 से बिलो आते हैं, अबव जाते हैं 1953, तो मतलब आगे जा रहे हैं हम लोग, इन विच वी काम जो हुआ था, द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. The work is basically on the molecular genetics, means the study of genetics on DNA level. DNA लेवल के ऊपर जो स्टडी हुई थी जेनेटिक्स की, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। आल्सो द सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड्स, हमें पता है कि जो हम जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ जेनेटिक्स कोड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लाइक AUG, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। सो उसके बारे में, उसके सीक्वेंस के बारे में स्टडी हुआ था 1953 जो एरा था, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पर काम हुआ था। 1960 से 70 का जो एरा था,
the regulation of gene expression, that how these genes are expressed in any human, viruses or bacteria, कि ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर काम किया गया था 1960 से 70 का जो है 20th सेंचुरी में हमारे पास जो है वो फाइनली जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर काम किया गया था, ठीक है। और वो किस किसने किया था? फ्रांसिस कॉलिन, फ्रेडरिक सेंगर एंड वाल्टर फ्राइज। दीज आर द थ्री साइंटिस्ट डेट वर्क ऑन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर 20th सेंचुरी में काम किया था और बताया था कि कैसे ये जीन्स की रेगुलेशन होती है, एक्सप्रेस होते हैं और वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम होता है, ठीक है। इसी से हमारे पास जो हमारी नई ब्रांच आई थी, डेट इज़ सम पीपल्स डू PhD or MPhils in genetic engineering or molecular genetics. So these are the branches basically. From these era and new genetics come, new types of genetics, a new branches of genetics come, and many different peoples take part in these. And now these there's a well developed institutions, departments uh, uh, on these types of branches like molecular genetics, genetic engineering और ओनली जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये सारे ऐसे थे कि लाइक एट द स्टार्ट देयर इज वाज ओनली जेनेटिक्स, और किसी को नहीं पता था कि इसकी कोई आगे ब्रांचेस भी होती हैं, मतलब DNA लेवल तक भी काम होता है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी करवा सकते हैं, इंजीनियर करवा के पौधों को मतलब बाकी चीज़ों को हम वेल डेवलप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह डेवलपमेंट हुई, मतलब अलॉन्ग विद द टाइम देखें, हमने 19th सेंचुरी से बात की तो हम 20th सेंचुरी पे आ गए, ठीक है। तो 20th सेंचुरी तक ये मतलब बहुत ही अवॉर्डिंग काम था जो उन्होंने किया, ठीक है। मतलब वो जेनेटिक इंजीनियरिंग तक ये साइंटिस्ट पहुंच गए, उन्होंने कहा कि दिस इज द थिंग दैट कैन हैपन। सो this is all about the history of genetics. Now we move toward the ethical issues in genetics. Like while you are going to study the genetics, so what are the rules that you have to consider in your mind before the study? Now if we are talking about the ethical issues or rule in the genetics, like अगर हम किसी भी स्टडी के लिए जा रहे हैं, जेनेटिक्स की स्टडी के लिए, किसी सैम्पल कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो दीज आर द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो बिफोर दिस स्टडी, ठीक है। अब स्टडी से पहले वो रूल हमें कीप इन योर माइंड कि ये रूल्स आप फॉलो करने हैं, लाजमी करने हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेड और अप्रोच, ठीक है। आपने उस ट्रेड या उस करेक्टर को, उस बंदे को अप्रोच करना है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जिस वक्त आप उस बंदे को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज टेक कंसेंट फॉर्म। आपने एक कंसेंट फॉर्म लेना है और उससे वो साइन करवाना है, ठीक है, जिसके ऊपर ये लिखा होता है कंसेंट फॉर्म के ऊपर कि ही और शी इज़ एग्री फॉर द सैम्पल कलेक्शन, ठीक है। मतलब वो विलिंग है उस इंफॉर्मेशन, अपनी डेटा इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो विलिंग है अपनी कि हम उससे अपना सैंपल कलेक्ट कर सकें, ठीक है। द थर्ड वन इज टेल बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडी टू पेशेंट। So your duty is that you have to tell the patient that the I am taking the sample from you, and what are the benefit and disadvantage of this sample. Like sample के disadvantages तो नहीं होंगे, लेकिन हम उसे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सैंपल की कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, लाइक अगर वो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, पेशेंट इज मतलब पेशेंट है, उसे कोई भी डिजीज़ हैव एनी डिजीज़, तो अगर उसका सैंपल हम कलेक्ट करके फर्दर स्टडी के लिए फ़ौरन भेजते हैं या हम खुद लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, और अगर उसका कोई भी क्योर आ जाता है हमारे पास, तो वेल एंड गुड, फिर हम वो किसके लिए गुड होगा? पेशेंट के लिए, कि उसका इलाज पॉसिबल हो जाएगा। The fourth one is sample will be discarded or waste by the patient if he or she tell you. अगर वो पेशेंट है, अगर वो ही है या शी है, कोई भी पेशेंट है, अगर वो आपको कहता है कि मेरा जो सैंपल है उसको आप डिस्कार्ड कर दें आफ्टर द कंसेंट फॉर्म, अगर वो कंसेंट फॉर्म को साइन करने के बाद भी आपसे कहे कि मेरा सैंपल जो आपने लिया है उसको डिस्कार्ड कर दें या वेस्ट कर दें, सो यू हैव टू डिस्कार्ड दैट सैंपल, ठीक है, आपने उसे करना है, ठीक है, आपने उसे वेस्ट कर देना है, ठीक है। द फिफ्थ वन इज़ नो डेटा लीकेज, ठीक है। एथिकल इश्यूज़ में ये होता है कि आपने कोई भी डेटा लीकेज नहीं करना, वो किसी भी पेशेंट का है, किसी बंदे का है, वो आपने अपने तक रखना है डेटा, ठीक है। उस डेटा को किसी दूसरे तक नहीं लेके जाना, उस डेटा को कोई लीकेज नहीं करनी, सिर्फ आप अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे।
सिक्स वन इज़ डू नॉट मिस यूज़ द डेटा, ठीक है, उसको आप मिस यूज़ भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ पीपल किसी और पर्पस के लिए वो मतलब उनसे जो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं फ्रॉम द इनोसेंट पीपल्स और फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग टू फार फ्रॉम, मतलब वो बहुत ही पीछे बैकवर्ड एरियाज में होते हैं, ठीक है, और दे डोंट हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन डैट उन्हें ये चीज़ें बतानी चाहिए या नहीं। दे टेल यू ऑलमोस्ट ऑल थिंग अबाउट देयर सेल्फ। सो डू यू डू नॉट हैव एनी राइट टू मिस यूज़ द डेटा। आपने इस डेटा को सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी के लिए यूज़ करना है ताकि आप उनके लिए कुछ बेहतर कर सकें, ठीक है। द सेवंथ वन इज़ एक्सपेरिमेंट ऑन द एनिमल बाय द परमिशन ऑफ देयर कमेटी। अब क्या होगा कि अगर आप किसी एनिमल के ऊपर फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि उसके सैंपल वगैरह उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है एनिमल इज़ अ लिविंग थिंग, ठीक है, उसकी जान है, ठीक है, उसकी जान है, उसका आप यू आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए आपको उस कमेटी से, मतलब वो जहाँ पे वो एनिमल्स रह रहे हैं, जू है, वट एवर जो कुछ भी है, उस कमेटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, कि मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको मस्ट मतलब करनी होगी कि आप कमेटी से परमिशन लेंगे, उसके बाद आप उस एनिमल को अपने पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। द एथ वन इज़ एंड यू हैव टू टेक केयर दैट उसकी जान नहीं जानी चाहिए, ठीक है, उसको कोई चोट या इंजरी नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये एथिकल इश्यूज होते हैं जेनेटिक्स के अंदर जो कि आपने मस्ट फॉलो करने होते हैं। इफ़ पेशेंट इज़ मेंटली डिस्टर्ब, अगर पेशेंट जो है मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, लाइक वो मेंटली कोई उनको प्रॉब्लम है, ठीक है, एपिलेप्सी हो गई, अनदर प्रॉब्लम, सो टेक कंसेंट फ्रॉम देयर सिस्टर ब्रदर और सिबलिंग्स, ठीक है, तो आपने जाहिर सी बात है वो तो फिल नहीं कर सकेगा बंदा, अब वो पेशेंट है एंड ही आर शी इज़ मेंटली डिस्टर्ब, सो ही आर शी कैन नॉट sign the consent form and don't understand the information you are providing the patient. So in such case you take the consent form from their sisters and brothers and siblings, और उनकी information भी आप उनसे पूछ के फिर वो साइन करवा सकते हैं। So these are the ethical issues, ethical rules which the genetics who study about the genetics follow during their sample collection or during their study. सो दिस ऑल अबाउट टुडे। और आज की वीडियो में हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस की, जेनेटिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स एंड एथिकल रूल्स आर इश्यूज इन द जेनेटिक्स। हो सो के आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। और आपने अगर आप चैनल पर न्यू है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्होंने वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपनी दुआ में याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।